अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज हर तरह की सूरत हाल का सामना करने को तैयार है। ये कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। मजीद कहते हैं कि बरवक्त इकदामात से मगरबी सरहदें महफूज कर ली गई हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी से GHQ में मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्की सूरत हाल मामूल पर लेकर आए। उन्होंने कहा कि खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का क़याम एक ख्वाब है। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ से मुलाकात की। शुरका को पाकिस्तान और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक वफ्द को सरहदों की सूरत हाल और पाक फौज की अमन कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वफ्द से तबादला ख्याल किया और सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान हर तरह के हालात का सामना करने को तैयार है। मगरबी सरहदों पर बरवक्त इक़दामात की वजह से मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्की सूरत हाल मामूल पर लेकर आए। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम की मदद से बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में साथ देने के अज़्म का अदा किया। उनका कहना था मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का क़याम एक ख्वाब है। उन्होंने इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम के ताउन से जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अफगान बहरान से मुमकिना तौर पर रूनुमा होने वाले मसाइल के बारे में खबरदार कर दिया और कहा कि अगर जंग से मुतासरा मुल्क के बारे में पाकिस्तान के मशवरे को नज़रअंदाज किया गया तो दुनिया को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मशवरे को सुना जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। I don't want to be a macho, but I would like to take this credit that if one country that was proved right in all this scenario, it's Pakistan. In 2 to 3 meetings with President Ashraf Ghani, Prime Minister, even before the elections, Prime Minister advised him, forget about elections, try to have an inclusive government in Afghanistan. Unfortunately, Mr. Ghani was in some kind of euphoria. He never listened to us. Had he listened to us, things would have been different today. We don't want more people from Afghanistan to get into Pakistan. We're already hosting 3.5 million people. Our economy is not that strong where we can host so many other hundreds and thousands of more people here. और काबुल में अमेरिका का ड्रोन तैयारे से हमला एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गया। मारे जाने वालों में 6 बच्चे भी शामिल थे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ड्रोन हमले में आम अफगान शहरियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमेरिका का ड्रोन हमले में दाइश के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा। जो बाइडन इंतजामिया का कहना है कि हलाक दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। अफगान अवाम की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शिद्दत पसंदों के बाद अमरीकी ड्रोन भी अफगान अवाम की जान के दर पर हैं। काबुल में अमरीकी ड्रोन तैयारे ने गुंजान आबादी को निशाना बना डाला। ड्रोन हमला काबुल एयरपोर्ट से 2 मील दूर किया गया। हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद जाबहक हो गए। जाबहक होने वालों में 2 साल की बच्ची समेत 6 बच्चे भी शामिल हैं। ड्रोन हमले में आम अफगान शहरियों के मारे जाने पर मजम्मत करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि दूसरे ममालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। अगर अमेरिका को कोई खतरा था तो हमें इत्तला देनी चाहिए थी। अमेरिकी हुक्काम ने ड्रोन हमले में दाइश के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया है। हुक्काम का कहना है कि हलाक दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहता था। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट फायर किए गए जिन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया गया। वाशिंगटन में अमेरिकी हुकाम ने भी काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रॉकेट हमलों से काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस में खलल नहीं पड़ा।
کابل ایئرپورٹ پر تاحال بڑے حملے کا خطرہ ہے، پینٹاگون نے خبردار کر دیا۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی کے مطابق کابل سے امریکیوں اور غیر ملکیوں کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ امریکی فوج ایئرپورٹ کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ داعش کا بل میں امریکی فوج اور غیر ملکیوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ داعش کی مانیٹرنگ کے لیے خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری ہے۔ ضرورت پڑنے پر دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانوں پر مزید حملے کیے جائیں گے۔ طالبان افغانستان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی نئی تصویر سامنے آ گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق نئی تصویر میں ملا ہیبت اللہ قندھار شہر کی ایک لائبریری میں موجود ہیں اور افغانستان میں حکومت کے قیام کے معاملات پر مشاورت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل طالبان ترجمان نے تصدیق کی تھی کہ طالبان امیر ملا ہیبت اللہ افغانستان کے شہر قندھار میں موجود ہیں۔ طالبان حکومت کے بعد پاکستان سے پہلی تجارتی پرواز مزار شریف پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے تصدیق کر دی۔ پی آئی اے کی تجارتی پرواز عالمی ادارہ صحت کی فراہم کردہ دوائیں لے کر مزار شریف پہنچی۔ مزار شریف ہوائی اڈے پر پہنچنے والی کسی بھی غیر ملکی پرواز کے طیارے کو دبئی سے اسلام آباد آنا تھا، جسے رخ موڑ کر مزار شریف اتار لیا گیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے بوئنگ 777 طیارے نے افغانستان کے تجارتی مقاصد کے لیے واحد فعال ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پاکستان سے افغانستان کے لیے پہلی تجارتی پرواز تھی۔ ادھر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد کسی ملک سے آنے والی یہ پہلی تجارتی پرواز تھی۔ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے تصدیق کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر منصور احمد خان کا کہنا تھا کہ تجارتی پرواز نے عالمی ادارہ صحت کی طبی سامان کی کھیپ کو اسلام آباد سے مزار شریف پہنچایا۔ مال بردار طیارے کی پرواز کا مقصد افغانستان میں دواؤں کی قلت کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی معاونت تھا۔ ادویات کی کمی کے باعث افغان شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستانی ٹیم نے سی ای او پی آئی اے کے معاون خصوصی ایئر وائس مارشل عامر حیات کی سربراہی میں سفر کیا اور زمین پر متعلقہ انتظامات سنبھالے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ بھارت اور امریکہ کو افغانستان میں بدترین شکست کا سامنا رہا۔ بھارت نے ہمیشہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ انڈیا اگر رو رہا ہے تو اس نے شکست کھائی ہے، اور جس طرح امریکہ کو شکست ہوئی ہے انڈیا کو بھی، اور انہوں نے افغانستان کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اب وہ راستے بند ہو گئے اس کے لیے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک جرمن وزرائے خارجہ کے درمیان باضابطہ مذاکرات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بات ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغان مسئلے پر پاکستان کا نقطہ نظر سامنے رکھیں گے۔ وزرائے خارجہ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سلامتی، ثقافتی، تعلیمی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون سے متعلق معاملات پر بات کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پی ڈی ایم کی سیاست سے حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہمارے طریقہ کار پر چلتے تو زیادہ کامیاب ہوتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو نشانے پر رکھ لیا اور کہا کہ حکومت کو ہٹانے کا راستہ دکھا دیا تھا، ہماری بات مان لیتے تو پہلے پنجاب اور پھر وفاقی حکومت کو گھر بھیجتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حزب اختلاف کے کراچی کے جلسے کو بھی ناکام قرار دیا اور کہا کہ جلسے میں خواتین کو آنے کی اگر اجازت دیتے تو شاید جلسہ کامیاب ہو جاتا۔ پی ڈی ایم کا سیاست کا طریقہ کار سے حکومت کو فائدہ زیادہ مل رہا ہے، نقصان کم ہو رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کا جو پہلے دن سے موقف تھا، آج تک جو موقف ہے کہ جمہوری طریقے سے ایک غیر جمہوری حکومت کو نکالا جائے، وہ آپشن لیا جائے تو میرا خیال میں اپوزیشن زیادہ کامیاب ہو سکتی۔ جب ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حکومت کو ہم نکال سکتے ہیں، تو پھر آپ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، آپ استعفے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ شاید جلسہ زیادہ کامیاب ہوتا اگر وہ عورتوں کو اجازت دیتے اپنا جلسہ میں حصہ لینے میں۔ یہ تو افغانستان نہیں ہے، کراچی ہے، جہاں ایک گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر، وہاں ایک شہر یا ایک ملک کیسے چل سکتے ہیں عورتوں کے کردار کے بغیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا، تو ہم نے پورا ملک کو ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم خان صاحب کو بھی نکال سکتے ہیں۔
लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कराची को पेरिस बनाने का ऐलान कर दिया। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची का बुनियादी मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि गवर्नेंस है। अफसोस पाकिस्तान को दो लख्त करने वाले आज भी सबक नहीं सीखे। चोर दरवाजे से आई हुकूमत जादू टोने पर चल रही है। रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर 2 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना दें। ग्रीन लाइन तोहफा है वफाक का सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए। शर्मिंदा हैं कि हमने न सिर्फ कायद के फरमुदात को फरामोश किया बल्कि ऐसी रविश इख्तियार की, कायद का पाकिस्तान दो लख्त हो गया और उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है। चोर दरवाजे से आई। सिंध की वादियों में देहातों में बेपनाह लोड शेडिंग थी। वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग किसी जादू टोने से तो खत्म नहीं हुई। अपोजिशन शौक से मार्च करे, कानून का वही सुलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ तो पिछले दिसंबर में भी इस्तीफा लेने आ रही थी। दरअसल ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं। ये लोग फंस जाएंगे और फिर पछताएंगे। और आज अपोजिशन को कहता हूं बड़े शौक से मार्च करें। आप तो हमें पिछले दिसंबर में सलाम अलैकुम कह चुके थे। आप हमारा इस्तीफा लेने आ रहे थे। आप फंस जाएंगे। दुनिया के हालात को समझने के लिए आपके अंदर अक्ल और शाऊर नहीं है और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि मारे हैं। जनाब आए फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे। आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ आप फंस जाएंगे। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ आप पछताएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला कर लिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर अलवी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लिमानी साल का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा। इसी हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने मुशीर पार्लिमानी उमूर समेत दीगर अराकीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि नए पार्लिमानी साल का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है जिसे हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वेलकम बैक। अपडेट करेंगे आपको कि 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। कीमतों की कमी की सिफारिशात वजारत तवानाई को मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर तक की कमी की सिफारिश की है। कीमतों में कमी की तजावीज़ मौजूदा सेल्स टैक्स पेट्रोलियम लेवीज के मुताबिक तैयार की गई हैं। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद करेगी। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों से आम आदमी मुतासिर होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कीमतों में इस्तेहकाम के इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद और कीमतों के जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि महज इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। आवाम को रिलीफ के नताइज सामने आने चाहिए। चीनी और गंदम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि खुर्दनी तेल की कीमतों में 15 रुपये फ़ी किलो तक कमी की तवक्को है। यूएई हुकूमत ने तमाम कैटेगरीज के वीज़ा होल्डर्स को मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त दे दी है। मुलाजमत, विजिट और रिहायशी वीज़े समेत तमाम मुसाफिरों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के शहरियों को दाखिले की इजाज़त दी गई है। रिहायशी वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को खुसूसी इजाज़तनामा साथ रखना होगा। सफ़र से 48 घंटे कबल रैपिड PCR टेस्ट कराना होगा। एयरलाइंस मुसाफिरों के मनफी टेस्ट की जिम्मेदार होंगी। दुबई में मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की जिम्मेदार एयरलाइंस होंगी। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को हुक्मनामा जारी कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। कैटेगरी सी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सी कैटेगरी ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आमद के लिए खुसूसी इजाज़तनामा लेना होगा। डायरेक्टर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैटेगरी सी में बांग्लादेश, ईरान, इराक, नेपाल और जनूबी अफ्रीका समेत 15 ममालिक शामिल हैं। कैटेगरी ए और बी से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा। तालीमी इदारों के लिए सिंध हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। सूबे के स्कूलों और कॉलेजेस में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर सेहत असरा पी चहूव और वजीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास में निजी और सरकारी तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल 6 सितंबर से शुरू किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात तक के 14,200,000 तलबा तालबात की वैक्सीनेशन की जाएगी।
کراچی میں 1.5 ماہ کے بعد اسکول کھل گئے. بچوں کی 50% حاضری کے ساتھ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ننھے منھے بچوں نے اسکول کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں شارکا کمال کی رپورٹ. کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے اسکولوں کو لگے تالے کھل گئے. بچوں کی موجیں ختم ہو گئیں. کوئی خوشی خوشی اسکول گیا تو کسی نے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اسکول کا رخ کیا. بالآخر پڑھائی کا آغاز ہو گیا. یعنی پاکستان کیسے کیسے بنا, کیا کیا اس میں موومنٹ سے لگے, کیا کیا اس میں پرابلمس آئے, کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلے, کون کون سے جو ہے اس میں لیڈر شامل تھے. ننھے منھے بچے بھی تیار ہو کر اسکول پہنچے. کسی نے نظم پڑھی تو کسی نے خوب موج مستی کی. بہت دنوں بعد آئی ہوں, مزہ بھی آیا اور کھیلی بھی ہوں. میں اپنے دوستوں سے ملی, مجھے بہت مزہ آیا. میں کھیلی, پویم پڑھی, کھیلا, بہت مزہ آیا. میں اسکول آئی ہوں, اپنے دوستوں سے ملی, پڑھائی کی, بہت مزہ آیا. اسکول کھلنے پر والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہو گیا تھا, اب تعلیمی سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. دونوں کا ہمارے جو ہے یہ ویکسین لگی بھی ہے اور یہ اسکول کی طرف سے سخت قسم کا انسٹرکشن تھا کہ ویکسین لگی بھی ہونی چاہیے اور ان کا کارڈ آپ جمع کرائیں گے. اللہ کا شکر, اللہ کرے آگے بھی انشاءاللہ کوئی چھٹیاں نہ آئیں, کوئی کورونا ایسی نہ آئے, تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے, بچوں کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ آئے. SOPs کا بہت اچھا خیال رکھا ہے اسکول میں, اور بچوں کا فاصلہ, ماسک وغیرہ ہر چیز بہت طریقے سے, ان کا ڈسٹنس, ہر چیز مینٹین کیا ہے. رواں سال کرونا کے باعث صرف 22 دن ہی اسکول کھل سکے. 15 جون کو اسکول کھولے گئے. تاہم کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر 16 جولائی کو تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شارکا کمال, GTV نیوز, کراچی. آل پرائیویٹ اسکولز پارٹنرز خیبر پختونخوا اور طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کہتے ہیں کہ واؤچر اسکیم کے تحت اسکولوں کو واجبات کی ادائیگی نہیں کی جا رہی, جس کے باعث ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. پشاور سے دیکھیے نواب شیر کی رپورٹ. پشاور میں پرائیویٹ اسکول کے مالکان اور طلبہ نے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. نجی اسکول مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ 4 سالوں سے ادائیگیاں نہیں کی گئی, جس کے باعث ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. میں اپنی حکومت سے, PTI کی حکومت سے, وزیر اعلیٰ صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں, مہربانی کر کے ان بچوں کی ہمیں ہمارا حق دے تاکہ یہ لوگ اپنا تعلیم جاری رکھ سکے. اسکول کے تحت اسکول میں پڑھنے والے ننھی پولو کے چہرے بھی تعلیم کو خطرے میں دیکھ کر مرجھانے لگے. بچوں کا کہنا تھا کہ اسکول جاتے ہیں مگر بغیر پڑھے واپس آ جاتے ہیں. ہمارے اسکول میں اور چھوٹے چھوٹے غریب ہیں, ہم بھی غریب ہیں, اتنے مالدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے خرچہ اور سب کچھ اٹھائیں. مظاہرین نے خیبر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک بند کر دیا تھا, جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اساتذہ کو گرفتار کر کے روڈ کو کھول دیا. کیمرامین سہیل رانا کے ساتھ نواب شیر, GTV نیوز, پشاور. سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف اسکوت نوٹس کیس کی سماعت. عدالت نے DG FIA, IG اسلام آباد اور سپریم کورٹ کے تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو طلب کر لیا. دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ مداخلت کرے گی. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ کوئی قانون آرٹیکل 19 کے متصادم ہوا تو کالعدم قرار دے دیں گے. جسٹس قاضی امین نے ریمارکس میں کہا کہ بطور جج ہم سیاست نہیں کر سکتے, صحافیوں کا کام بھی صحافت کرنا ہے, سیاست کرنا نہیں. ذرائع ابلاغ کے لیے لایا جانے والا قانون پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس پر شدید تحفظات. کراچی کے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں نے حکومتی آرڈیننس کو مسترد کر دیا. مجوزہ قانون کے خلاف قرارداد بھی پیش کر دی گئی. کراچی پریس کلب میں کراچی رپورٹر فورم کے زیر اہتمام صحافت کی بقا کے عنوان سے خصوصی ڈائلاگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی, سیکریٹری رضوان بھٹی, ڈاکٹر توصیف جبار خٹک, سعید خاور, امتیاز فاران, حسن عباس, سجاد عباسی, جاوید چودھری اور دیگر نے شرکت کی. سینئر صحافیوں کا کہنا تھا کہ نئی بنائی جانے والی اتھارٹی کالا قانون ہے, جس سے میڈیا پر گرفت اور مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے کہا کہ نئے قانون کا مسودہ چھپایا جا رہا ہے, ہمیں تحفظات ہیں. سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا تھا کہ میڈیا پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس بہت خطرناک ہے, ہم مسترد کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی خوفناک قانون ہے, اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے, کیونکہ اس کا یہ اتھارٹی اگر بن جاتی ہے تو اس کے بعد نہ پرنٹ, نہ الیکٹرانک, نہ ڈیجیٹل میڈیا کوئی بھی آزادانہ طور پہ اپنی رائے دے سکے گا.
इसको कंट्रोल, ये डेवलपमेंट से ज़्यादा कंट्रोल अथॉरिटी है और ये उसी तरह के कवानीन हैं जो माजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते रहे हैं। सहाफ़ियों के इजलास में पेश की गई करारदाद के जरिए शुरा ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन नवीस दाऊद के साथ नज़ीर मेमन, GTV न्यूज़, कराची। कराची में कुत्तों की बढ़ती हुई अफजाइश पर फिक्सिट के बानी का अनोखा एहतजाज। आवारा कुत्तों को पिंजरे में बंद करके KMC दफ्तर के बाहर छोड़ाए। रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान कहते हैं शायद KMC के अफसरान को गैरत आ जाए और शहर से आवारा कुत्तों का सफाया हो जाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये पिंजरे में बंद आवारा कुत्ते यहाँ क्यों लाए गए? कुत्तों को किसी चिड़िया घर में नहीं छोड़ा जा रहा और यहाँ जंगल है ना ही बयाबान। फिर हो क्या रहा है? ये तो कराची की वो इमारत है जहाँ से पूरे कराची का इंतजाम चलता है और ये कोई डॉग शो नहीं बल्कि एहतजाज है। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार पर फिक्सिट के बानी ने अनोखा एहतजाज किया। दिल तो मेरा करता कि इन हुक्मरानों के दफातर में, एयर कंडीशन दफातर में इन कुत्तों को छोड़ दूं, लेकिन किसी की जान को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, एहसास गैरत दिलाना मकसद है। कराची वालों ने भी कह दिया जो किया ठीक किया, हम भी आवारा कुत्तों से परेशान हैं। आलमगीर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और ये तो उधर भी छोड़ना चाहिए, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस में भी छोड़ना चाहिए ताकि इनको थोड़ा एहसास हो जाए। बस आप लोगों ने अच्छा किया क्योंकि भाई उनको थोड़ा सा एहसास हो जाए। ख़त्म होना चाहिए, इनको हुकूमत को चाहिए इसको ख़त्म करें क्योंकि ये नुकसान देते हैं, बच्चों को बड़ों को काट लेते हैं। आलमगीर ने अच्छा काम किया, ऐसा करना चाहिए उसको, पूरे जोश से करना चाहिए। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी भी तंग हैं। कहते हैं कुत्ता गर्दी मंजूर नहीं, शहरी इंतजामिया कुत्तों से निजात दिलाए। और पुलिस के लिए एक और चैलेंज, कराची में मर्सी गैंग भी सरगर्म हो गई। मुलजमान सर सैयद थाने की हुदूद सेक्टर 11A में घर का सफाया कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान 30 लाख रुपए नकदी और 8 तोले के करीब सोना ले उड़े। मर्सी गैंग 3 खवातीन और 5 मर्दों पर मुश्तमिल है। मुलजमान की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस गैंग के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मासी गैंग जो है वो घर में डकैती के दौरान जो है 30 लाख रुपए नकदी और 8 तोले सोना जो है वो अपने साथ ले गए हैं। 3 मासी थी जिनमें मासी घरों पे जो गर्मी के लिए रखी जाती है, इनको रखा गया था और उन्होंने फिर अपने साथियों को बुलाया, जिसकी CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 मर्द आए और 1 खातून और 2 मासियां पहले से घर में मौजूद थी और काम कर रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही ये तमाम मुलजिमान घर में आए तो ये डकैती की वारदात हुई है। मुकदमा सर सैयद थाने में दर्ज कर दिया गया। शुक्रिया अली रजा। और गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, महकमा मौसमियात ने 1 सितंबर से बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कराची का मौसम बदलने के करीब 1 सितंबर से 3 रोज के लिए कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि सिंध और गिरदोनवा में मानसून का तीसरा स्पेल कल दाखिल होगा, जिसके बाद कराची और हैदराबाद में दरमियानी दर्जे की जबकि दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बरसात की पेशगोई ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी अलर्ट कर दिया। मुतालिका इंतजामिया को शाहराहों पर नस्ब बिल बोर्ड हटाने की हिदायत मिल गयी। तेज हवाओं और झक्कड़ चलने से होने वाले मुमकिन हादसात से निमटने की तैयारी के लिए मरासला जारी कर दिया गया, जिसमें बारिश से पहले बरसाती नालों की सफाई करवाने की हिदायत भी की गई है। और NCOC ने क्रिकेट शायकीन को खुशखबरी सुना दी। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज में 25% तमाशाई स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। दाखिले से कबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। ग्राउंड में जाकर मैच देखना है तो वैक्सीनेशन कराएं। NCOC ने PCB को मशरूत इजाजत दे दी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान 25% तमाशाई ग्राउंड में दाखिल हो सकेंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल तीनों एक रोजा मैचेस में कुल 4500 और कजाफी स्टेडियम लाहौर में 5500 तमाशाई स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। स्टेडियम में दाखिले से कबल तमाशाइयों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने NCOC का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि तमाशाई खेलों के इवेंट का हकीकी असासा हैं, जिनकी स्टेडियम में मौजूदगी से खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ता है। गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़ अपर कचोरा झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। बुलंदोवाला पहाड़ों के दरमियान में वाक़ ये झील सतह समंदर से 8200 फीट बुलंद है। रिपोर्ट करेंगे रमीज हुसैन।
गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पहाड़ों की जलवा सामानियां तो कहीं झीलों और आबशारों की जलवा आराइयां इस खित्ते की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। स्कर्दू से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़ अपर कचोरा झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ ये झील सतह समंदर से 8,200 फीट बुलंद है। आधे घंटे की हाइकिंग के बाद इस कुदरती झील का नजारा शुरू हो जाता है। सैयाह कहते हैं मुश्किल तरीन सफर के बाद झील पर पहुंचकर इसकी खूबसूरती को देखकर हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। बहुत मजा आ रहा है इस जगह पे, और सुना भी यही था कि नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी सियाही मकामात हैं उनमें से सबसे खूबसूरत अपर कचूरा वैली है, और अपर कचूरा लेक जो आगे शंग्रीला में भी मिलती है, इंतहाई पुरअफ़ज़ा मकाम है। इस झील को देखने के लिए मुल्क भर के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से सयाहों की बड़ी तादाद स्कर्दू का रुख करती है। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ रमीस हुसैन, GTV न्यूज़, स्कर्दू। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।